हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया का पार्ट 2। इस पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया की एटियोलॉजी एंड इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। ओके, एटियोलॉजी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सिजोफ्रेनिया के साइन एंड सिम्टम्स को पढ़ने से पहले अपन देख लेते हैं कि सिजोफ्रेनिया क्या था। सिजोफ्रेनिया फर्स्ट पार्ट में अपन ने पढ़ा कि सिजोफ्रेनिया एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। ओके, साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जो कि ग्रुप डिसऑर्डर होता है। क्या है? साइकेट्रिक ग्रुप डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट का जो बिहेवियर होता है उसके अंदर चेंजेज आ जाते हैं और उसके अंदर काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन, इस तरीके के इल्यूजन, ओके, थॉट डिसऑर्डर्स, परसेप्शन डिसऑर्डर्स पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, और पेशेंट का जो मूड होता है वो भी इसके अंदर अफेक्ट होता है। तो सिजोफ्रेनिया की अपन ने डेफिनेशन देखी थी, changes in the behavior, affect and thinking is called schizophrenia. Okay, it is a group disorder in which patient's behavior, affect and thinking is changes. Okay, और इसके अलावा WHO, ICD और अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने अलग अलग डेफिनेशन दे रखी थी सिजोफ्रेनिया की। ये सब अपन पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो अब अपन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसकी एटियोलॉजी एंड साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया की एटियोलॉजी के बारे में। ओके, वैसे सिजोफ्रेनिया की एग्जैक्ट एटियोलॉजी अभी तक अननोन है। ओके, सिजोफ्रेनिया की जो एग्जैक्ट एटियोलॉजी है वो अननोन है। फिर भी कुछ फैक्टर्स है जो सिजोफ्रेनिया की एटियोलॉजी को बताते हैं। कुछ फैक्टर्स मिले हैं जिसके कारण सिजोफ्रेनिया की एटियोलॉजी मिलती है। वैसे इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी अननोन है। ओके, तो पहला फैक्टर है इसका बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर से मतलब है ह्यूमन से रिलेटेड। ओके, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जिसके अंदर जो पेशेंट ये डिपेंड करता है पेशेंट की ट्विंस कंडीशन पे। ओके, जो बायोलॉजिकल फैक्टर है पेशेंट की ट्विंस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ओके, इसको अपन थोड़ा सा डीप आगे पढ़ेंगे डीपली में। नेक्स्ट है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल का मतलब ह्यूमन के हार्मोन से रिलेटेड है, जिसके अंदर पेशेंट का डोपामाइन एंड सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। अब आपने पढ़ रखा होगा न्यूरोट्रांसमीटर्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जिसके दो न्यूरोट्रांसमीटर्स है अपने, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। उन दोनों के लेवल बढ़ने से भी सिजोफ्रेनिया होता है। ओके, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है, डोपामाइन सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने से सिजोफ्रेनिया पेशेंट में देखने को मिलता है। सबसे बड़ा फैक्टर है बायोकेमिकल फैक्टर अब तक का। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, पेशेंट की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, ओके, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसका इमोशंस लेवल ये बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस एंड इमोशन बढ़ने की वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है अपने सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल का मतलब अगर पेशेंट कोई पर्सन है वो अपनी सोसाइटी से दूर रह रहा है, यानी अपनी सोसाइटी से पूरी तरीके से आइसोलेट है, अपनी कम्युनिटी के अंदर किसी भी तरीके का उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, यानी कि अगर पूरी तरीके से अकेला रहना पसंद करता है, तो इस वजह से क्या होता है, उसका जो डोपामाइन और जो सेरोटोनिन का लेवल है वो बढ़ता है, उसका अकेलापन बढ़ता है। उस अकेलेपन की वजह से पेशेंट के अंदर सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन डेफिशिएंसी ये भी किसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है सिजोफ्रेनिया का होने का। इसके अंदर क्या होता है, मोस्टली विटामिन B1 एंड विटामिन B6 की वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। विटामिन B1 की वजह से क्यों होता है, क्योंकि विटामिन एक एंटी स्ट्रेस विटामिन है। क्या है? एक एंटी स्ट्रेस विटामिन है। अगर विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो अपन स्ट्रेस को सफ़र नहीं कर पाएंगे, अपनी बॉडी के अंदर अपन स्ट्रेस को सफ़र नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से अपने सिजोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 एक न्यूरोट्रांसमीटर्स विटामिन होता है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर को डेवलप करने का विटामिन है। ओके, न्यूरोट्रांसमीटर अपन ने देखा डोपामाइन एंड सेरोटोनिन के बारे में अपन ने देखा कि उनकी बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, सिजोफ्रेनिया। ओके, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स विटामिन B6 की वजह से भी सिजोफ्रेनिया हो सकता है। नेक्स्ट है जेनेटिकल फैक्टर। जेनेटिकल फैक्टर्स, अगर किसी के पेरेंट्स में पहले से सिजोफ्रेनिया है, ओके, सिजोफ्रेनिया किसी के पेरेंट्स में ऑलरेडी है, मदर एंड पेरेंट्स में सिजोफ्रेनिया है, तो उसके टोटल 10% चांसेस देखे गए हैं जेनेटिकल फैक्टर्स के। तो ये थे अपने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। ओके, अब अपन थोड़ा सा इसको डीपली समझ लेते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर को। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर देखो, मैंने बताया कि टोटली ट्विंस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ट्विंस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर ट्विंस मोनोजाइगेटिक है,
ओके, ट्विंस अगर मोनोजाइगोटिक कंडीशन है तो 46% चांसेज होते हैं सिजोफ्रेनिया होने के, अगर ट्विंस डाइजाइगोटिक है तो टोटल 14% चांसेज होते हैं सिजोफ्रेनिया होने के। तो अब हम समझते हैं मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक होते क्या है। पहले बात करते हैं अपन मोनोजाइगोटिक के बारे में। मोनोजाइगोटिक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर एक एग और एक स्पर्म आपस में मिलके अगर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। ओके, यानी कि एक स्पर्म, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक स्पर्म और एक एग के आपस में मिलने के बाद अगर ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, ओके, तो उस वजह से जो ट्विंस बनते हैं, ये यहाँ पे ट्विंस है, ओके, एक और दो, ये ट्विंस है, तो इसे अपन बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इस कंडीशन में जो प्लेसेंटा होता है वो एक ही रहता है, ओके, प्लेसेंटा स्प्लिट नहीं होता है, बट दो यहाँ पे ट्विंस बनते हैं, ओके, टू एमनियोटिक सेक बनते हैं, बट प्लेसेंटा क्या होता है, सेम रहता है और एमनियोटिक सेक डबल होते हैं, इसकी वजह से दो ट्विंस डेवलप होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डाइजाइगोटिक की। डाइजाइगोटिक में क्या होता है, ओवम भी दो होते हैं और स्पर्म भी दो होते हैं। ओके, दो एग और दो स्पर्म की आपस में मिलने से जो ट्विंस बनते हैं उसे अपन बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ओके, इसके अंदर जो एमनियोटिक शेक होते हैं ये डबल होते हैं सेम डाइजाइगोटिक की तरह, बट जो प्लेसेंटा होता है वो अलग अलग होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। मोनोजाइगोटिक में क्या था, प्लेसेंटा सेम रहता है, बट डाइजाइगोटिक के अंदर जो प्लेसेंटा होता है वो अलग अलग रहता है। तो ये डिफरेंस होता है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक में। बाकी इनकी जो डिटेल है वो आप ओबीजी के अंदर पढ़ोगे फाइनल ईयर के अंदर। अभी के लिए इतना समझ लो कि जो मोनोजाइगोटिक होते हैं उसके अंदर ट्विंस बनते हैं। ओके, ये दोनों एक एग और एक स्पर्म के स्प्लिट होने की वजह से बनते हैं और इसके अंदर प्लेसेंटा सेम रहता है, बट एमनियोटिक शेक दो होते हैं। और डाइजाइगोटिक के अंदर दो एग होते हैं, दो स्पर्म होते हैं, और इसके अंदर जो प्लेसेंटा बनता है वो अलग अलग होते हैं और एमनियोटिक शेक दो होते हैं। ओके, इसे आप यहाँ पे भी अच्छे से समझ सकते हो, बहुत अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे एक एग है, ओके, और एक ही स्पर्म है, बट आगे जाके ये जो एग है वो टू पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ओके, टू पार्ट में स्प्लिट होने की वजह से यहाँ पे ट्विंस जनरेट होते हैं। ठीक है, टू ट्विंस डेवलप होते हैं, बट इनका जो प्लेसेंटा होता है वो सेम होता है। ओके, और सेम अपने डाइजाइगोटिक के अंदर, डाइजाइगोटिक में दो ओवम होते हैं और दो ही स्पर्म होते हैं, और ये कंटिन्यूस डेवलप होते हैं और आगे जाके ये दो एमनियोटिक शेक में डेवलप हो जाते हैं, दो एमनियोटिक शेक में डेवलप हो जाते हैं, और इनका जो प्लेसेंटा होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इस तरीके से डाइजाइगोटिक मोनोजाइगोटिक की थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बायोकेमिकल। बायोकेमिकल थ्योरी में बताया गया है आपका जो डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो दोनों एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनका लेवल बढ़ जाने की वजह से भी सिजोफ्रेनिया होते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेज या फिर सबसे ज़्यादा जो फैक्टर देखा गया है अब तक सिजोफ्रेनिया का वो है डोपामाइन और सेरोटोनिन लेवल का बढ़ जाना। नेक्स्ट है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर। ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आपके स्ट्रेस और इमोशन लेवल के बढ़ जाने की वजह से सिजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर के अंदर 3 फैक्टर्स बताए गए हैं। सोशली आइसोलेट होना, यानी कि सोसाइटी से दूर रहना। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके कम्युनिटी में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना। और डिफेक्टिव इंटरेक्शन, यानी कि आप किसी से अगर अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, लोगों से बात करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो ये सब फैक्टर किसको लीड करते हैं, आपकी सिजोफ्रेनिया को। नेक्स्ट है विटामिन डिफिशियंसी। विटामिन डिफिशियंसी में अपन देखा विटामिन B1, विटामिन B6 की वजह से सिजोफ्रेनिया होता है। ओके, तो ये अपने यहाँ पे इसकी इटियोलॉजी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, तो टोटल यहाँ पे 5 तरीके के साइन एंड सिम्टम्स बताए गए हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू यूगेन ब्लूअर। यूगेन ब्लूअर के बारे में आपको पता ही होगा। यूगेन ब्लूअर एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले सिजोफ्रेनिया के बारे में बताया था। ओके, इन्होंने भी कुछ अपने सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स बताए जो इन्होंने सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखे। नेक्स्ट एक कर्ट सिनीडर ने भी
एक ये भी अमेरिकन साइकेट्रिस्ट है जिन्होंने सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स बताए हैं। नेक्स्ट है अपने पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो अपन पहले बात करते हैं यूगेन बुलोलर के अकॉर्डिंग कि उन्होंने क्या क्या सिम्टम्स बताए हैं सिजोफ्रेनिया के। तो सिजोफ्रेनिया के टोटल यूगेन बुलोलर ने 4 सिम्टम्स बताए हैं। ओके, ये चारों सिम्टम्स 4AS के नाम 4A के नाम से भी जाने जाते हैं। 4A के नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि चारों सिम्टम्स A वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 4 यहाँ पे सिम्टम्स बताए हुए हैं, एम्बिवेलेंस, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस एंड ऑटिज्म। ओके, तो ये चारों सिम्टम्स ए से स्टार्ट होने की वजह से यूगेन बुलोलर ने इन्हें 4A सिम्टम्स भी नाम दिया है। अपन पहले बात करते हैं एम्बिवेलेंस के बारे में। ओके, एम्बिवेलेंस के बारे में आपको पता होगा, जब टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ी थी एम्बिवेलेंस के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि एम्बिवेलेंस किस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स होता है सिजोफ्रेनिया के, किस क्या देखने को मिलता है एम्बिवेलेंस के अंदर। एम्बिवेलेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट के अंदर एक ही पर्सन से रिलेटेड 2 अपोजिट आइडियाज आते हैं एक ही टाइम पे। ओके, क्या कंडीशन होती है एम्बिवेलेंस? जो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है उसके अंदर एक ही टाइम पे एक ही पर्सन के लिए 2 अपोजिट आइडियाज आना क्या कहलाता है? सिजोफ्रेनिया। ओके, सॉरी, एम्बिवेलेंस। ओके, इसको अपन थोड़ा सा इमेज फॉर्म में देखते हैं। जैसे मान लो कि आप किसी लड़की को पसंद करते हो। ओके, आप किसी लड़की को पसंद करते हो, पर उसके बारे में उसी टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि ये आपको पसंद भी है और पसंद नहीं भी है। ओके, आप पसंद तो कर रहे हो बट आप उसी टाइम पे क्या सोच रहे हो, ये आपके लिए सही है और सही भी नहीं है। तो आप समझ नहीं पाते हो कि ये आपके लिए सही है। आपको कभी लगेगा कि सही है बट एट ए मोमेंट आपको लगने लगेगा कि सही नहीं भी है। तो आपको उससे लगा कि पहले आपको उससे प्यार होता है। ओके, और दूसरी पल आपको उससे नफरत होने लगती है। आप उसे लव यू कहते हो, गले तो लगा लेते हो, बट एट ही टाइम उसे आप धक्का भी दे देते हो। ओके, गुस्सा आने की वजह से आप उसे धक्का भी दे देते हो। तो ये सारी कंडीशन क्या हुई, यानी कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आपको एक ही टाइम पे एक लड़की पसंद भी है, आप उसे पसंद भी करते हो, बट आप उसे गले भी लगा रहे हो और आप उसे नफरत भी कर रहे हो। तो आपको एक ही टाइम पे उससे प्यार भी हो रहा है और आपको उसी एक ही टाइम पे उससे नफरत भी हो रही है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एम्बिवेलेंस। यानी कि एक ही पेशेंट के अंदर एक ही टाइम पर एक ही पर्सन के लिए 2 अलग अलग अपोजिट आइडियाज आना क्या कहलाता है? एम्बिवेलेंस। ओके, तो ये अपना यहाँ पे एम्बिवेलेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है अपना अफेक्ट डिस्टर्बेंस। अफेक्ट का मतलब होता है एक ही मूवमेंट पे। ओके, एक ही मूवमेंट पे एक ही स्टिमुलाई के खिलाफ आपके दिमाग में अलग अलग स्थिति बनना। ओके, क्या कहलाता है? अफेक्ट। यानी कि आप जो रेस्पॉन्स देना है वो रेस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो, वो कंडीशन क्या कहलाती है? अफेक्ट। ओके, आपका अफेक्ट अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो ये होता है अफेक्ट डिस्टर्बेंस। अफेक्ट का मतलब क्या है? अफेक्ट का मतलब है एक ही मूवमेंट पे एक ही स्टिमुलाई के खिलाफ आपके दिमाग में बनने वाली स्थिति क्या कहलाती है? अफेक्ट। तो अगर मानो आपकी दिमाग यानी कि स्टिमुलाई यानी कि एक ऐसा कंडीशन बनी हुई है जिस पे आपको खुश होना है। ओके, आपको ऐसे एनवायरनमेंट में आप हो जहाँ पे आपको खुश होना है, बट आप उस जगह पे अपना दुख शो कर रहे हो। और एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको दुखी होना है बट आप वहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हो अपनी। तो एक जो मूवमेंट है, ओके, उस मूवमेंट के अगेंस्ट अगर आप अपना अफेक्ट शो कर रहे हो, उसे अपन क्या कहते हैं? अफेक्ट डिस्टर्बेंस। ओके, यानी कि खुशी के टाइम पे आपको दुख हो रहा है और दुख के टाइम पे आपको खुशी हो रही है, तो ये कंडीशन कहलाती है अफेक्ट डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। ओके, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप। ओके, ग्रुप। और ग्रुप के अंदर आपकी और अपनी आप में बात कर रहे हैं अपन थॉट के बारे में। थॉट के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो हर इंसान में
थॉट्स का एक ग्रुप होता है, ओके, विचारों का ग्रुप पाया जाता है। जैसे कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, ओके, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो। एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़ के प्रति बहुत सारे अपने माइंड में आइडियाज़ आते हैं, ओके। अगर इन आइडियाज़ या फिर इन थॉट्स का आपस में कनेक्शन नहीं होता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। अपनी थॉट्स का आपस में कनेक्शन नहीं होना क्या कहलाता है, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ओके। जैसा कि आपने पढ़ा था फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में, जिसमें एक इंसान एक ही टाइम पे काफ़ी सारे आइडियाज़ उसके माइंड में आ रहे हैं, सॉरी, एक उसके जो आइडियाज़ है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी कि उसके जो आइडियाज़ है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं है, यानी कि एक बात को दूसरी बात से जोड़ नहीं पाओगे तो क्या होगा, आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे चले जाओगे। यानी कि जैसे कि आपने किसी से कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हो, ओके, आपने किसी लड़के से कहा आप मुझे अच्छे लगते हो, बट अब आपको आगे बात करनी है क्यों अच्छे लगते हो, ठीक है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आगे बात करनी है, बट आप उस टॉपिक से बारे में बात नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ और बातें कर रहे हो कि अपन कल वहाँ गए थे, कल अपन वहाँ घूमने गए थे, अपन ने कल वहाँ खाना खाया, ऐसा टाइम अपन ने स्पेंड किया। आप उस बात से दूसरी बात पर चले जाते हो, तो ये क्या कहलाता है, अपना एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ओके। बिना मतलब की बातें करना, बेकार की बात करना, उस टॉपिक से रिलेटेड बात ना करके बिना किसी और बात करना, ये कहलाता है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप कर रहे हो, यानी कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें आप एक जगह जोड़ नहीं पा रहे हो, आपकी जो थॉट है आप उसे एक जगह जोड़ नहीं पा रहे हो, ये कंडीशन कहलाती है एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ओके। नेक्स्ट है लास्ट अपने ऑटिज्म। ऑटिज्म ये कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है छोटे बच्चों के अंदर। ऑटिज्म जो कंडीशन है ये छोटे बच्चों के अंदर मोस्टली देखने को मिलती है। इसके अंदर जो बच्चे हैं या फिर जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो अपने ही विचारों में खोया हुआ रहता है, यानी विड्रॉवल पेशेंट इनटू सेल्फ, यानी कि इसका मतलब होता है जो पेशेंट है वो अपने ही विचारों के अंदर खोया हुआ रहता है, उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता, उसकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उसकी रिलेशनशिप कैसी है, ओके, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसे उससे कुछ भी मतलब नहीं रहता है, वो अपनी सोसाइटी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ओके। जो अपने मन में उसके अंदर जो सोच अपने ही मन के अंदर वो सोचता रहता है, बट वो लोगों से कुछ भी नहीं कहता, उससे बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कंडीशन कहलाती है अपनी ऑटिज्म, यानी कि लोगों से टोटली आइसोलेट रहना, लोगों से बात नहीं करना, कंडीशन कहलाती है ऑटिज्म। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे टोटल चारों सिम्टम्स कंप्लीट होते हैं। एम्बीवेलेंस, एम्बीवेलेंस का मतलब होता है एक ही पर्सन के अंदर दो अपोजिट आइडियाज़ आना एक ही टाइम पे, ओके, एक ही पर्सन के अंदर एक ही पर्सन के लिए दो अलग अलग अपोजिट आइडियाज़ आना क्या कहलाता है, एम्बीवेलेंस। अफेक्ट डिस्टर्बेंस में अपन ने देखा कि पेशेंट का अफेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें अगर पेशेंट को खुश होने की जगह अगर वो दुखी हो रहा है, दुखी होने की जगह अगर वो खुश हो रहा है, तो कंडीशन कहलाती है अफेक्ट डिस्टर्बेंस। और एसोसिएशन डिस्टर्बेंस के अंदर जो पेशेंट होता है वो अपना एसोसिएशन यानी कि अपना जो ग्रुप होता है वो छोड़ देता है, और जो अपनी थॉट प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, और एक आइडियाज़ को दूसरे आइडियाज़ पर यानी कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर शिफ्ट करता रहता है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, यानी कि अब जो अपने एक्सप्रेशन है उनको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे शिफ्ट करता रहता है। नेक्स्ट है ऑटिज्म, विड्रॉवल पेशेंट इनटू सेल्फ, पेशेंट अपने ही आप में खोया हुआ रहता है, यानी कि उससे सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने ही अपने अंदर आइडियाज़ भरता रहता है, सोचता रहता है, बट सोसाइटी से वो कुछ भी बातें नहीं करता रहता। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे यूगन बुलर जो कि जिन्होंने सिजोफ्रेनिया के बारे में सबसे पहले बताया था, उनके सिम्टम्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है अपने कर्ट स्नीडर के अकॉर्डिंग, ओके, ये भी एक अमेरिकन साइकेट्रिस्ट है जिन्होंने सिजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स बताए हैं। इन्होंने टोटल यहाँ पे 11 सिम्टम्स बताए हैं सिजोफ्रेनिया के। ये सिम्टम्स आप साइकेट्रिक की टर्मिनोलॉजी में पहले पढ़ चुके हो, फिर भी अपन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ओके। फर्स्ट है इकोलेलिया, फर्स्ट सिम्टम्स से इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ स्पीच, ओके, अपनी स्पीच को रिपीट करना, यानी कि अगर मान लो कि आपने किसी पेशेंट से पूछा कि आपका नाम क्या है, ओके, आपने उससे उसका नाम आप पूछ रहे हो, तो उसका अपना रिप्लाई ना देके वो अपनी ही बात को आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, यानी कि वो रिप्लाई नहीं करेगा उस क्वेश्चन का, और बट आपसे ही क्वेश्चन करेगा कि आपका नाम क्या है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, रिपीटेशन ऑफ स्पीच, आप ही की बात को दोहराना, ये कंडीशन होती है अपनी इकोलेलिया, ओके। नेक्स्ट है वॉयलेंट इंसेक्ट्स। वॉयलेंट इंसेक्ट्स का मतलब फैमिली मेम्बर्स के बीच में सेक्स होना, यानी कि मदर एंड ब्रदर उसके सन के बीच में
कंडीशन होना क्या कहलाती है अपनी वोलेंट इंसेट्स। नेक्स्ट है डिल्यूजन। डिल्यूजन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, फॉल्स फिक्स बिलीफ होना, कंडीशन कहलाती है डिल्यूजन। नेक्स्ट है स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होना। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस का मतलब होता है मिक्स आइडियाज़, दो अलग अलग आइडियाज़ को मिक्स कर देना भी कंडीशन कहलाती है इनकोहेरेंस। नेक्स्ट है थॉट ब्लॉक। थॉट ब्लॉक का मतलब सोच नहीं पाना, किसी भी चीज़ को लेके सोच नहीं पाना, बिल्कुल भी अपना जो उसका माइंड है वो पेशेंट का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि उसके सामने जो चीज़ रखी है वो क्या है, क्यों है, और कि ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्या कहलाता है थॉट ब्लॉक। नेक्स्ट है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड्स बनाना। ओके, पेशेंट अपने ऐसे वर्ड्स क्रिएट करता है जो कि वो खुद ही समझ पाता है, कोई और पर्सन उस वर्ड्स को समझ नहीं पाता है। ओके, नए नए वर्ड्स पेशेंट अपने आप में बनाता रहता है। नेक्स्ट है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन के बारे में आपको पता ही होगा कि जो उसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है फिर भी वो सोचता है कि उसके सामने वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। ओके, जैसे कि उसके सामने कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसे वो देख पा रहा है, तो कंडीशन क्या कहलाती है हेल्यूसिनेशन। उसको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, उसके कोई आवाज़ उसके आसपास नहीं है, उसके एनवायरनमेंट में कोई भी आवाज़ नहीं है फिर भी उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही है, तो क्या कंडीशन क्या कहलाती है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है पेशेंट के सामने वो ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है, ओके, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है बट उसे गलत समझ पा रहा है। जैसे कि अपन ने एग्जांपल देखा था, कोई रस्सी पड़ी हुई है पेशेंट के सामने बट उसे सांप समझ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो उसके सामने प्रेजेंट है बट वो उसे गलत परसिप्ट कर पा रहा है, तो ये कंडीशन कहलाती है इल्यूजन। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट। ओके, अफेक्ट डिसऑर्डर जैसे पेपर ने देखा, जैसे कि ओके बुलर ने बताया था, इसके अंदर पेशेंट का जो अफेक्ट है वो डिस्टर्ब होता है, खुशी होने की कंडीशन में वो दुख होता है, दुखी होने की कंडीशन में वो खुश होता है। नेक्स्ट है मोटार डिसऑर्डर की एक्टिविटीज़, जिसके अंदर पेशेंट की अगर कभी कभी जो उसकी मसल्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उसके कंट्रोल में नहीं होती है, एक ही बार में काफ़ी सारे काम कर लेता है, इस कंडीशन को कहते हैं अपन इंक्रीज मोटार एक्टिविटी, और बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता है। ओके, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाता, उस कंडीशन को अपन कहते हैं डिक्रीज मोटार एक्टिविटी। तो ये अपने कर्ट सिनेड्रे के अकॉर्डिंग सिम्टम्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है अपने पॉजिटिव सिम्टम्स। ओके, पॉजिटिव सिम्टम्स पहले अपन बात कर लेते हैं पॉजिटिव के बारे में। देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देना। ओके, पॉजिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंक्रीज कर देना। तो अपन यहाँ पे जो सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़ रहे हैं वो है अपने बिहेवियर से रिलेटेड। ओके, सिजोफ्रेनिया में क्या डिस्टर्ब होता है, अपना बिहेवियर डिस्टर्ब होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स जिसके अंदर ह्यूमन का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, ओके, बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है, उन सिम्टम्स को अपन क्या कहेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स। ओके, ऐसे सिम्टम्स जिन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट का बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है उस सिम्टम्स को अपन बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। ओके, तो कुछ सिम्टम्स जैसे डिल्यूजन। ओके, डिल्यूजन में क्या होता है फ्लाइट ऑफ आइडिया, जिसमें पेशेंट को अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। ओके, यानी कि पेशेंट अपने बारे में सोचता है कि वो सबसे महान है, ओके, बट वो महान नहीं है, फिर भी अपने बारे में क्या सोच रहा है वो सबसे महान है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। और हेल्यूसिनेशन में पेशेंट सोचता है कि उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, उसे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ें है ही नहीं, रियल में है नहीं, फिर भी उसके सामने वो हो रही है, तो ये कंडीशन क्या कह रही है हेल्यूसिनेशन। तो इसके अंदर भी पेशेंट की जो बिहेवियर एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। इल्यूजन के अंदर पेशेंट के सामने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है बट उसे गलत परसेप्ट कर पा रहा है, तो उसके अंदर पेशेंट की बिहेवियर जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। और इसके अलावा थिंकिंग डिसऑर्डर अपन ने जो पढ़े थे, ये सारे जो डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स किस में देखने को मिलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स में। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर सेम या पॉजिटिव सिम्टम्स के नेगेटिव का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। ओके, तो यानी कि पेशेंट का जो बिहेवियर एक्टिविटी जो लेवल है अगर वो कम हो रहा है तो कंडीशन क्या कहलाती है नेगेटिव सिम्टम्स। और वो सारी एक्टिविटीज जो पेशेंट पहले तो नॉर्मली करता था बट अब नहीं कर पाता है। ओके, पहले तो नॉर्मली करता था बट अब नहीं कर पा रहा है, यानी कि पहले अगर वो खेलता कूदता था बट अब उसके खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, पेशेंट किसी पर्सन को ओके वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट था बट वो वीडियो गेम नहीं खेलता है। ओके, लोगों से बात करना उसे पसंद था और वो लोगों से बात नहीं करता है। ओके, उसे सोसाइटी में रहना पसंद था। ओके, बट वो अपनी सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करता, वो खुश रहता था बट अब वो काफ़ी दुखी रहता है। ओके, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। ये सारी कंडीशन क्या कहलाती है नेगेटिव सिम्टम्स। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में बताया गया एपैथी के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ एपैथी। ओके, एब्सेंस ऑफ इमोशंस। ओके, पेशेंट के अंदर इमोशंस का एब्सेंस हो जाना,
एनहेडोनिया, ओके, एनहेडोनिया यानी पेशेंट के अंदर प्लीजरेबल मूवमेंट नहीं होना। नेक्स्ट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी उसके अंदर पेशेंट के अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाना। ये कंडीशन क्या कहलाती है? सब नेगेटिव सिम्टम्स की साइन है, ओके। एपैथी, एनहेडोनिया, एवोल्यूशन यानी कि पेशेंट के अंदर एब्सेंस होना। ए का मतलब यहाँ पे है एब्सेंस होना, एब्सेंस यानी कि एब्सेंस का मतलब होता है डिक्रीज होना, किसी भी चीज़ के अंदर कमी आना। तो नेगेटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स जिसके अंदर अपने बिहेवियर के अंदर कमी आ जाए, वो कंडीशन कहलाती है नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स वो जो सिम्टम्स जो अपनी जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है वो अगर अफेक्ट हो रहे हैं, वो कंडीशन कहलाती है कॉग्निटिव सिम्टम्स की सिम्टम्स, ओके। तो जैसे अपनी मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है, अपना अटेंशन डिस्टर्ब होता है, प्लानिंग डिस्टर्ब हो रही है, अपनी डिसीजन मेकिंग लेने की कंडीशन अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? सारी कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो ये सारे सिम्टम्स किस में आते हैं? अपने सिजोफ्रेनिया में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अपन ने देखा सिम्टम्स, पहले अपन ने देखा यूगेन के सिम्टम्स अपन ने पढ़े, फिर अपन ने कार्ड सिनेरियो के सिम्टम्स पढ़े, अपन ने पॉजिटिव सिम्टम्स पढ़े, नेगेटिव सिम्टम्स और अपने कॉग्निटिव सिम्टम्स। तो ये सारे सिम्टम्स एक सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अपना वीडियो कंप्लीट होता है, ओके। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।